ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, सलाम, मैं हूं हर्षा अवस्थी और स्वागत करती हूं आप सभी का एस टेलीशॉप की दुनिया में। एस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है नया ब्लैकबेरी 8830 सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 12,999। तो यहाँ पे अगर अभी के अभी आप हमसे परचेस करते हैं तो सीधा सीधा आप 9,000 सेव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी के अभी ऑर्डर करने पर आपके घर एक रिस्ट वॉच वर्थ ₹2799 यानी कि 2799 की आपके घर आएगी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि 2 in 1 ऑफर है। यहाँ पर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 9,000 सेव कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, इजंट इट? इस ब्लैकबेरी 8830 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे GPRS, WAP, कॉटी कीपैड, MMS, ईमेल ऑर्गेनाइजर, ब्लूटूथ, मीडिया प्लेयर, जावा सपोर्ट, 60 MB इंटरनल मेमोरी, 16 MB रैम, 8 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी, ट्राइबॉल, अपग्रेडेड कैलेंडर ऑर्गेनाइजर, 1400 mAh का अमेजिंग बैटरी बैकअप। ब्लैकबेरी 8830 तो एक खास फोन है ही, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं एस टेलीशॉप के बारे में कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर असम तक, आपके घर पे ये फोन होम डिलीवरी के तहत बिल्कुल पहुंचने वाला है, क्योंकि हमारी सर्विसेज देश के कोने कोने में है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी नीड को और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस को भी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चमचमाते ब्लैकबेरी 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमा-गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अग्निपथ पार्ट 2 19 फरवरी तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास।
के हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बजट में भी चुनावी शगुफा, पूर्व सैनिकों के लिए एक पद एक पेंशन को मंजूरी। सरकार ने पेश की आंकड़ों की फहरिस्त, कहा जमकर बढ़ रहा है कृषि उत्पादन। विशेषज्ञों का सवाल, फिर कैसे बेतहाशा बढ़ रही है दाल रोटी की कीमत। बजट भाषण में भी मोदी को नहीं भूले चिदंबरम, इशारों इशारों में मोदी पर साधा निशाना, लेकिन धार रही कुंद। अरविंद केजरीवाल ने किया सीआईआई को संबोधित, कहा मैं उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं, लेकिन उद्योग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। और बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन में बरसा सोना, मेरठ में बीएसपी नेताओं को पहनाए गए सोने के मुकुट। देश के हर राज्य की, हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट डाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल वन पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। राजनीति की गहमा-गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। अग्निपथ पार्ट 2 19 फरवरी तक, रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल वन पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल। देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात।
देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। तो कोई संकल्प हो नहीं कि नीलकंठ बन जाओ, सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना कि यही वजह है मेरी, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है, वो शिकायतें अब खत्म हो गई हैं। सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें तो इस तरह से जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी, और कांग्रेस के भी 2-4 सीट आ जाए तो आ जाए, नहीं वो भी साफ हो जाएगी। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, विभाग बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज बात करेंगे बजट की। दरअसल वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अंतरिम बजट पेश कर दिया। हालांकि अंतरिम बजट था, इस वजह से बहुत ज्यादा लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद तो पहले से भी नहीं थी, लेकिन बजट है, आपकी ज्यादातर चीजें यहीं से बनती बिगड़ती हैं। कौन सी चीजें महंगी होंगी, कौन सी सस्ती होंगी, क्योंकि बजट की बाजीगरी आम आदमी के समझ में बहुत कम होती है। इसी पर बातचीत करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट, बातचीत करेंगे। भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने यूपीए 2 सरकार का आखिरी बजट पेश कर दिया। ये बजट वोट ऑन अकाउंट के रूप में संसद में पेश किया गया। बजट में देश के अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और वित्तीय सुधार पर जोर दिया गया। ये बजट जुलाई तक के लिए ही पेश किया गया है। इसके बाद का बजट चुनाव में जीत कर आने वाली नई सरकार पेश करेगी। 4 महीने के लिए पेश की गई इस बजट में वैसे तो कुछ खास नहीं है, पर महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए चुनावी मरहम जरूर है। यूपीए 2 का फाइनल हिसाब। चिदम्बरम ने बजट पेश के दौरान कहा कि इनकम टैक्स लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा। एजुकेशन लोन का ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी। कृषि लोन के ब्याज में 2% छूट की जाएगी। 8000 से ज्यादा बैंक इस साल खुलेंगे। सेना में 1 रैंक 1 पेंशन का प्रस्ताव मंजूर होगा। रक्षा बजट 10% बढ़ा और 2.24 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। 2014 और 15 में 65,000 करोड़ रुपए की ईंधन सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि कल पक्कम परमाणु परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3,711 करोड़ रुपए, रक्षा मंत्रालय को 2,24,000 करोड़, 1 रैंक 1 पेंशन 500 करोड़ रुपए, ग्रामीण मंत्रालय को 82,202 करोड़, मानव संसाधन को 67,398 करोड़, सरकारी बैंक 11,200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में 9 लाख लोगों को फायदा हुआ है। साथ ही शिक्षा लोन से 6 लाख छात्रों को फायदा हुआ है। यूपीए 2 का फाइनल हिसाब। आखिर देश के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। जनता को इस बजट से उम्मीदें तो काफी थी, लेकिन कहीं न कहीं बजट आम जनता को कुछ खास राहत नहीं दे पाया। बजट पेश के दौरान एक बात तो साफ हो गई कि वित्त मंत्री ने ज्यादा कुछ सौगातें तो नहीं दी, पर जनता को चुनावी झुंझुना जरूर थमा दिया। अब देखना ये होगा कि इस झुंझुने से जनता कितनी खुश होती है और कांग्रेस को कितना फायदा। सरिता गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। तो माना जा रहा है कि इस अंतरिम बजट को चुनावी बनाने की कोशिश की गई। इसकी आलोचनाएं भी हो रही हैं, पक्ष विपक्ष हर जगह होता है। हालांकि चुनावी ना भी हो तो चुनावी समझा जाता है और चुनावी किया भी जाता है, दोनों तरह की बातें हैं। लेकिन बजट में खास तौर पर रहा क्या, कितनी राहत की बात है, कहां पर कितनी राहत और किसको कितनी राहत मिली है, ये सारी बातचीत करने की जरूरत है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ
अनिल मित्तल जी हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुलेमान मोहम्मद खान साहब हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ बातचीत करेंगे। राज अग्रवाल जी हैं, आप मार्केट एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं आप। डॉक्टर पीके चौबे साहब हमारे साथ हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं। हर्ष रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। साथ ही हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी हमारे साथ। बातचीत की शुरुआत में करूंगा आपसे। राज अग्रवाल जी, किस तरह से देखते हैं इस बजट को? ये बजट अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं और उस मैक्रो फंडामेंटल्स में जो हमारी विकास दर है उसका क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से जो हमारी विकास दर थी वो पटरी से उतर चुकी थी। बहुत हद तक ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि किसी ढंग से इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा और उस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से विकास दर में कुछ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब तक हमारी विकास दर नहीं बढ़ती है तो सरकार का ना ही तो कर बढ़ता है, कर से आय बढ़ती है। आप देख ही रहे हैं कि इस साल भी कर से कितनी ज्यादा आय में डिक्लाइन आया है, कमी आई है। और अगले साल के लिए भी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो प्रपोजल रखा है कि हम 13 to 17% ग्रोथ ले आएंगे रेवेन्यू में, तो मेरे को नहीं लगता कि इस ढंग की ग्रोथ आएगी। इस ढंग की ग्रोथ को लाने के लिए कम से कम ग्रोथ रेट जो है 6 से 7% होनी चाहिए। तो इसमें निवेश इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होता चला जा रहा है। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट में कमी आई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी ढंग से फिस्कल डेफिसिट को नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड जाना था वो इस साल ले लिया, प्लस जो है प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम करके आपका फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिससे कि कुछ थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो समहाउ पिछले 5 साल से बिल्कुल एकदम इस बजट में इन बजटों में मिस हो गया है। ये बहुत जरूरी है कि किस ढंग से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए आने वाले समय में। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान है, मैं चलना चाहूंगा। डॉक्टर पीके चौबे साहब हैं, आप सभी के पास आऊंगा। पीके चौबे साहब, आप किस तरह से देखते हैं? पहला सवाल अगर आपसे ये मैं पूछूं अंतरिम बजट को। जी, ये अंतरिम बजट है, फाइनल नहीं है, ये सबको स्पष्ट है जी। और दूसरा ये वोट ऑन अकाउंट है, क्योंकि हम 3-4 महीने के लिए ही इसको कर रहे हैं। ठीक है। और इसको एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में 116 आर्टिकल के अंतर्गत कि आप अगर 112 की चीजें पूरी नहीं कर सके, और ये मनी बिल तो है पर फाइनेंस बिल नहीं है, इसलिए ये कहना कि हमने इसमें कोई इनकम टैक्स में बदलाव नहीं किया है, क्योंकि आप कर नहीं सकते। हाँ, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, कितना उसको असरदारी मान रहे हैं? पैरामीटर्स उसी बात को बढ़ाता हूं जैसे राज अग्रवाल साहब ने अभी बात रखी है जी, कि एक तो जो फिस्कल डेफिसिट की हम वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने उसे कम किया है। अगर हम उन्हीं आंकड़ों को देखें तो 80,000 करोड़ रुपए से आपने प्लान एक्सपेंडिचर को कम करके 0.2% का आपने वाहवाही लूटने की कोशिश की है कि हम 4.8 का हमने सोचा था, लेकिन हम 4.6 पर रिवाइज बजट में आए हैं। और ये रिवाइज बजट का मतलब होता है कि आप अक्टूबर-नवंबर में ये संकल्पनाएं करते हैं कि हम क्या कर सकेंगे, ठीक है, और उस समय आपने ये तय किया कि हम प्लान में ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। तो ये जो अपने आप में यानी ग्रोथ को प्रमोट करने वाली बात नहीं है। ये ठीक है कि वो कह रहे हैं कि जो तीसरी और चौथी तिमाही का भी तो रिजल्ट आने की संभावनाएं नहीं है, केवल एडवांस में कहा गया है, जिससे ऐसा लग रहा है उन्हें कि शायद हम अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे 13-14 में, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। चलिए, अनिल मित्तल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बाकी मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। कांग्रेस से सुलेमान मोहम्मद खान साहब हैं, शायद ज्यादा जिम्मेदारी जवाब की उन्हीं के ऊपर है, हंस भी रहे हैं। आपके पास आऊंगा तसल्ली से सर। अनिल मित्तल जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे। राजीव जी, जो नीति बजट में प्रदर्शित की गई है, इसके पीछे की नीयत को जब हम देखेंगे तो ये पता चलता है कि केवल अपने मैनिफेस्टो की बातों को ध्यान में करके कुछ लोक लुभावन सी कुछ चीजें इन्होंने प्रदर्शित की हैं।
इसमें कहीं भी, जैसा मेरा मानना है कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 10 वर्षों में जो योजनाएं, जो मैनिफेस्टो के माध्यम से जो वादे जनता के साथ किए थे, उसमें फेलियर उनका कहां कहां रहा। अगर कहीं माननीय चिदम्बरम जी उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालते कि कहां कहां सरकार पिछले वर्षों में फेल हुई है, कहां कहां जनता की आवश्यकताओं को, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको अपनी बखूबी अपनी जो खूबियां बखाने के साथ साथ कहीं ना कहीं इस पर भी विचार करना चाहिए था, उसको भी थोड़ा चिंता करनी चाहिए थी। केवल ये जानते हुए कि भाई ये बजट शायद इस यूपीए सरकार का ही नहीं, कांग्रेस का ही अपना आखिरी बजट है। इस देश की राजनीति में जो हालात पैदा हो गए हैं, ये निश्चित माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये शायद आखिरी बजट है। इसकी गारंटी कौन लेगा? हाँ, इसकी गारंटी खैर नहीं है। हाँ, नहीं गारंटी नहीं, मेरा ऐसा मानना है और जनता ऐसा मानती है कि कांग्रेस का शायद। चलिए, आपकी राय हो सकती है जनता। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, जनता की राय भी इस प्रकार की बन चुकी है कि कांग्रेस के लिए शायद ये अंतिम बजट साबित होगा। उसमें केवल अंतिम बजट। चलिए, सुलेमान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुलेमान मोहम्मद खान साहब। सुलेमान जी, मित्तल साहब, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे बड़ा कभी कभी अफसोस भी होता है कि ऐसा लगता है जैसे ये कह रहे हैं कांग्रेस का आखिरी बजट होगा, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर कोई देखे तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। देखते रहे, भारतीय जनता पार्टी 2004 में भी देख रहे थे, 9 में भी और 14 में भी देख रहे हैं। अब मैं आपको बजट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट हमारा पिछली बार 4.9% था, वो नीचे होके 4.6% आ गया। करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा थ्रेट था कि 88 मिलियन यूएस डॉलर्स हो जाएगा, वो हमने पैक कर दिया एक जगह, कॉन्टेन करके 45 बिलियन यूएस डॉलर्स हमने उसे कंटेन कर लिया वहां पर। उसके साथ साथ हमने 1200 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए, हिमाचल के लिए, उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए रखे। 296 हमने प्रोजेक्ट्स क्लियर करे जिनकी वर्थ 6,60,000 करोड़ रुपए है। हमने डीटीसी कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करी पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कि डायरेक्ट टैक्सेस कोर्ट को पास करने के लिए सपोर्ट करें, और वो ऑनलाइन डाला जाएगा जिससे सब अपने प्रोज एंड कॉन्स वेबसाइट पे दे सके। उसके साथ हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। हमने रिसर्च फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट करी। उसके साथ हमने वन रैंक वन पेंशन स्कीम आर्मी के लिए निकाली। उसके साथ साथ हमने फूड इन्फ्लेशन, जो फूड में इन्फ्लेशन था वो 13.6% से डाउन करके 6.2% करा। 1,000 करोड़ का निर्भया फंड हमने पास करा। तो इतनी चीजें इस बजट में हैं। जो सड़कें रूरल डेवलपमेंट से 51,000 किलोमीटर की थी 10 साल पहले, आज 4 लाख किलोमीटर हो चुकी हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के थ्रू। जो बिजली हम उत्पादन करते थे 1,12,000 मेगावाट 10 साल पहले, आज हम करते हैं 2,34,000 मेगावाट प्रोडक्शन है बिजली का। तो इतने फैक्ट्स और फिगर्स हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मित्तल साहब, खासतौर पे आपके लिए, आंकड़ों का तो जबरदस्त बड़ा अच्छी मित्तल आपको एक राजीव जी एक बात कहने दिए, एक बात कहने दी। यहाँ बहुत से इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, मैं तो उनके सामने इतनी मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन अपनी जो बात है मैं रखूंगा जरूर। मित्तल साहब को मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जो ग्रोथ रेट का ट्रेंड चल रहा है पिछले 33 साल से, वो 6.2% है। बीजेपी के टाइम में लोअर गया था वो ट्रेंड, 5.9% गया था 99 से 2004 में, और यूपीए 1 में 2004 से 2009 तक 8.4% गया था, और 2009 से और 2014 तक एक्सपेक्टेड 6.6% है, जो हमने डिलीवर किया है अबव ग्रोथ रेट ट्रेंड, अबव द ट्रेंड ग्रोथ रेट। तो बीजेपी तो बोल ही नहीं सकती, हमने तो इतनी खराब। अनिल मित्तल जी जवाब देंगे, मैं बाकी मेहमानों के पास चलूं। अनिल मित्तल सुलेमान जी इन आंकड़ों को जब यथार्थ में देखेंगे, आम जनता को ग्रोथ रेट आपके टाइम में 5.9% था। हमारे बुरे टाइम में भी जब इकोनॉमिक रिसेशन है, इंटरनेशनल रिसेशन है, उसमें भी हमने 6.6% और 8.4% यूपीए 1 में और 6.6% यूपीए 2 में देंगे, हमें अंदाजा है। चलिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हर्षरंजन जी है। हर्षरंजन जी, आप किस तरह से, मैं आ रहा हूं, आप सबके पास आ रहा हूं। देखिए, बजट हमेशा से आंकड़ों का खेल रहा है, बल्कि हम ये देख के चलें कि भारत में अर्थनीति और राजनीति, इन दोनों को आप जुदा नहीं कर सकते। रही बात आज के बजट की, इसे हमें 2 तरीके से देखना होगा। इसमें कहीं कोई ये शक नहीं है कि चूंकि चुनाव नजदीक हैं, चुनाव के पहले सरकार की ये व्यवस्था होती है कि वो फुल बजट पेश नहीं कर सकती, वोटर अकाउंट पेश करना होता है, ये तमाम चीजें अपनी जगह है। लेकिन जो चीजें हुई हैं ये बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन को
और सत्ताधारी पक्ष को ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसे बजट के लिए योजनाएं पहले बन जाती हैं। बहरहाल हम इसे अगर देखें इस तरीके से, जिसकी सबसे ज्यादा आप देखें कांग्रेस के लोग या वित्त मंत्री जिस चीज को पुख्ता कर रहे हैं वो है फिजिकल डेफिसिट, जिसको बोल रहे हैं कि 4.6% है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न था, उसको कंट्रोल करके 45 बिलियन US डॉलर तक लाया गया। दो वजह हैं। एक तो चूंकि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज का एक खतरा बन रहा था भारत पर कि वो इसकी रेटिंग को कम कर सकता है, जिसका न सिर्फ चुनाव पर बल्कि बाहर के बैंकों से लोन लेने पर और तमाम अर्थव्यवस्था संबंधी चीजों के लिए, इस वजह से इसको कंट्रोल किया गया। दूसरी चीजें आप देखें तो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही कैटेगराइज किया है वित्त मंत्री साहब ने, और उनके बारे में ये बता दूं कि ये देश के दूसरे ऐसे वित्त मंत्री हैं साबित हुए हैं आज, जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। इसके पहले सिर्फ मोरारजी भाई देसाई जो कि प्रधानमंत्री भी रहे थे, उन्होंने 77 से 79 तक उन्होंने 10 बार ये किया था। तो इनके अनुभव को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन वो अनुभव उस धरातल पे कितना दिखता है, आम जनता के बीच कितना दिखता है, उस गांव गुरबों तक कितना दिखता है, देश के आखिरी आदमी तक कितना दिखता है, बात इस पर होनी चाहिए। और इसी की हम बात कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, मनोज वर्मा जी हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ। मनोज जी, किस तरह से देखा जाए इसको, क्या इसमें चुनाव का असर ज्यादा है, नफा नुकसान कहां किधर कितना हो रहा है जनता? देखिए, आंकड़ों के जरिए चिदम्बरम साहब ने देश की जनता को एक फील गुड का कृत्रिम एहसास कराने की कोशिश की है। उनके सामने चुनाव की चुनौती भी है जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, और देश की अर्थव्यवस्था जो बदहाली के एक दौर से लंबे समय से गुजर रही है, उसको भी उन्होंने अपने आंकड़ों के जरिए एक बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। पूरा जो उनका आज का भाषण था उसमें उन्होंने पिछले 10 साल की 9 साल की, उसका चल रहा है 10वां साल, यूपीए 1 यूपीए 2 मिला के अपनी उपलब्धियों का बखान किया और यूपीए सरकार की खूब पीठ थपथपाई, जैसे वो चुनावी भाषण को ही दे रहे हों कि उन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन देश में हुआ। वो फैक्ट है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, लेकिन इस रिकॉर्ड उत्पादन से क्या खाद्य वस्तुएं जो हैं, खाद्यान्न वस्तुएं हैं, उनमें महंगाई पे क्या असर पड़ा, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। महंगाई पे बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस नहीं किया। वो ये बताने में लगे रहे कि हमारी सरकार ने ढांचागत सुविधाओं के बारे में क्या किया, जबकि आज अगर देखा जाए तो महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा देश में है। और मुझे वो कहीं ना कहीं आज के भाषण में वो कम लगा कि जिससे महंगाई कम हो। अब कार्य तो आदमी खाएगा नहीं, मोबाइल तो खाएगा नहीं, खाएगा अन्न खाएगा जी। और अगर रिकॉर्ड उत्पादन हमारा हुआ है तो महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब उनको देना चाहिए जी। छोटी कार सस्ती हो गई है, मोटरसाइकिल सस्ती हो गई है, स्कूटर सस्ती हो गई है, एसयूवी गाड़ियां जो है, मोबाइल फोन, फ्रिज, साबुन, टीवी। राज अग्रवाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आम आदमी के समझ में चीजें थोड़ा कम आती हैं, आंकड़े बड़े लंबे चौड़े मेरे पास भी हैं, लेकिन उन आंकड़ों पर बात करने से ज्यादा अच्छा मैं समझना यह चाहता हूं कि जो बातें इस बजट में कही गई वो आम आदमी के नजरिए से कितनी हितकारी हैं, और जो महंगाई की बात की जा रही है, जिस विकास वृद्धि दर की बात की जा रही है, उसको देखा जाए और जो चीजें महंगी हो रही हैं उनको देखा जाए तो कितना बीच में आपको गैप दिखाई पड़ रहा है? इसमें राजीव जी बहुत बड़ा गैप है। आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा जी। और देश में रोजगार आपने देखा होगा उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ता है जिस वक्त ग्रोथ रेट बढ़ती है। ठीक है। 1% ग्रोथ रेट बढ़ने पर ऐसा समझा जाता है कि 1 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है। तो अगर आपकी ग्रोथ रेट 4% कम हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा बेरोजगार जो है जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स थोड़े समय के लिए, अभी जरा सी महंगाई में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन महंगाई में इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन रेट तभी कम होगा जब देश में सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई जो है जब तक विकास दर रेल पर नहीं आएगी तब तक नहीं बढ़ पाएगी। अब ये कार पर थोड़ी सी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, कुछ सेगमेंट एक हैप्पी हो गया, खुश हो गया, लेकिन जो इंडिया का जो लास्ट सेगमेंट है, यूथ का सेगमेंट है, जो अनएम्प्लॉयड है, लास्ट सेगमेंट है, जो गांव में रहता है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जिसको कि रोजगार मिलने की, जिसकी आय बढ़ने की
बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि किस ढंग से डेवलपमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हो, किस ढंग से प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बढ़े, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया है। तो जो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, जो एक ग्रोथ को, एक पर्सपेक्टिव ग्रोथ रेट को एक डायरेक्शन देता है, और जो हमारे देश में इन बातों का जिक्र वित्त मंत्री ने क्यों नहीं किया? जिन बातों की बात आप कर रहे हैं, अभी रंजन जी ने बड़ी जिस अच्छी स्थिति का जिक्र आप कर रहे हैं, रंजन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप अर्थनीति को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। एक तो वोट ऑन अकाउंट है, 3 महीने का समय है, उसके बाद में 3 महीने का बजट है, उसके बाद में जो है लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर को एक सेगमेंट को नहीं सेटिस्फाई करना है, बहुत ढेर सारे सेगमेंट हैं, उसको सेटिस्फाई करना वो सारी उन सारों चीजों पर बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। अभी सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, काफी देर से पीके चौबे साहब भी सुन रहे हैं, अनिल मित्तल जी भी सुन रहे हैं, उन सबसे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन एक पुरानी कहावत है, रोटी कपड़ा मकान की। हिंदी फिल्मों का भी जमाना रहा है, हीरो का पूरा किरदार इसी पर गढ़ा जाता था, रोटी कपड़ा मकान पर। और देश के आम आदमी की जब बात आती है तो वही ध्यान भी कहीं ना कहीं जहन में आता है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों की, कारों की बात तो बाद में आती है, सड़कों की बात भी बाद में आती है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बातचीत करेंगे। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 20,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी मेहमानों के पास मैं चलूंगा, लेकिन सबसे पहले आप पीके चौबे साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक सीधा सा सवाल जो अभी राज अग्रवाल जी से भी मैंने ये बात पूछी, आखिर इस बजट को देखा जाए, हालांकि ये बात ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा लोक लुभावन घोषणाएं आप नहीं कर सकते, वोट ऑन अकाउंट है, अंतरिम बजट है, लेकिन फिर भी जो घोषणाएं हुई हैं, माना यह जा रहा है कि चुनावी नजरिए से इसको देखा गया, लेकिन जिन चीजों को सस्ता किया गया और जिन चीजों को की एक आम जरूरत होती है लोगों को, उस कसौटी पर लोगों को ये कितना फील गुड करवा रहा है सर? ये रीएलोकेशन किसी भी बजट का काम एक्टिविटीज के बीच रीएलोकेशन करना है जी। और उस दृष्टि से अगर हम देखें तो केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए थोड़ी सी ऐसी कोशिश जताई जा रही है जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ इजाफा होगा और जो एक मिडिल क्लास सेक्टर है उसको कुछ राहत मिलेगी खरीदने में। लेकिन जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो है जिसमें जो कैपिटल इंटेंसिव है, इसलिए इसमें रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा नहीं है। और अगर हम रोजगार की संभावनाएं देखना चाहते हैं तो हमें ये बात उन क्षेत्रों की तरफ जाना पड़ेगा जिनमें रोजगार ज़्यादा होता है। तो और रोजगार की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ मैं ये इशारा करना चाहूँगा कि आपका जो प्लान एक्सपेंडिचर 14-15 के लिए बनाया गया है, उसको कहा कि रिवाइज्ड बजट में नीचे चला गया था, अब हम उसके बराबर कर देंगे। तो अगर करंट प्राइसेस पर आप दोनों को बराबर करते हैं, जबकि आपकी इन्फ्लेशन 7-8% हो गया है, तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हम प्लान पर उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो हमारी जो कैपेसिटी बढ़ नहीं रही है, जिससे कि ग्रोथ कि हमें इम्पीटस होने की संभावना नजर आए। ठीक है सर, तो सीधे तौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ, और एक बात छोटी सी और कि आपने जो फिगर लिखी हुई है 13-14 के लिए और 14-15 के लिए, वो 5,55,322 दोनों ही बार एक नंबर होना, ये बतलाता है कि आपने इस पर कोई एक्सरसाइज नहीं की है। सुलेमान जी, बहुत सही बात। जवाब देंगे? हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए,
जो हमने एक्सरसाइज करी बजट पे या फिगर बजट की एक्सप्लोर करने पे, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए फिर ये फिगर एक्सप्लोर करी। उसके अलावा आप ये देखिए, हमारे अभी स्पीकर कह रहे थे कोई एक्सरसाइज नहीं की, आप ये देखिए कि आम आदमी की बात भी हो रही थी। हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए, वो आम आदमी के लिए तो काम हुआ। हम लैंड एक्विजिशन बिल को हमने पूरा नया कर दिया, द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट लाए हम नया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इन एक्विजिशन लाए। तो ये भी हमने आम आदमी के लिए काम किया। 3300 किलोमीटर का हमने नेशनल रेल ट्रैक हमने बढ़ाया, 4000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बढ़ाया, 1900 ऑयल एंड गैस फील्ड्स हमने एक्सप्लोर करी, 7 नए एयरपोर्ट एक्सप्लोर किए। तो ये सारे काम हुए। अब अगर हम फिगर्स को मैच करें कि भाई 5,55,000 करोड़ है या इतने हैं, तो ये तो नहीं कह सकते। लेकिन जो स्कीम्स इस बजट में, जो वोट एंड अकाउंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे सामने रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आप इसे अप्रिशिएट करिए कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कोशिश करी है बेहतर से बेहतर बजट देने के लिए, और ग्रोथ रेट भी बढ़ाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो फूड इन्फ्लेशन था वो 13.6% से 6.2% हो गया है, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है वो 6.2% से अप हुआ है। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो 6.2% से ऊपर हुआ है। तो ये भी एक आम आदमी के लिए बेहतर बात है। इकोनॉमिस्ट यहाँ सारे बैठे हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, लेकिन मैं आपको अनिल मित्तल जी बताएंगे आपको। अनिल मित्तल जी, सुलेमान जी सब कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, उनकी बातों से लग रहा है सब सही है, हर गांव का मौसम गुलाबी है। राजीव जी, आंकड़ों की दृष्टि से सब ठीक है। बताइए, आप भी कुछ बोलिए। करते हैं आम आदमी की बात ये करते हैं, आम आदमी ये बताए कि आम आदमी बेरोजगारी से दुखी है, आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, और इन सब के पीछे जो भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है इस देश की प्रशासन व्यवस्था में, उससे दुखी है। इन सब कारणों से आम आदमी आज कहीं, आप देखिए, किसानों के विकास की बात करते हैं, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। लोकपाल बिल पार्लियामेंट में हमने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तो पास कराया है, पार्लियामेंट में हमारी रेजिम में ही तो पास हुआ। पहले खाना तो मिल जाए सुलेमान भाई, अभी लड़ाई किया जाए। भ्रष्टाचार की ठीक है, भ्रष्टाचार की लड़ाई ठीक है, भ्रष्टाचार तो दूर हो, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले खाना तो मिले, भूखे पेट भजन थोड़ी होता है। हर्षरंजन जी, वैसे यहाँ राजनीतिक बात हो रही है। मेरा ये कहना है कि लोकपाल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों नहीं हम इस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था करते हैं, क्यों नहीं हम इस प्रकार से सिस्टम लागू करते हैं जहां इंस्पेक्टर 5 साल 6 साल सरकार में आपने कौन सा सिस्टम लागू किया? हम तो आरटीआई और लोकपाल बिल लाए भी, और भी 6-7 बिल पेंडिंग है करप्शन से लड़ने के लिए। सुलेमान जी, गैस सिलेंडर पे से ब्लैक खत्म कर दी थी। गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाला व्यक्ति घर के दरवाजे के बाद आपका अचीवमेंट होगा, आप मानिए अचीवमेंट, आपका अचीवमेंट होगा, आप इसे अचीवमेंट मानिए। हमने करके दिखाया, कौन सा करप्शन लॉ लाया? करके दिखाए, हम मुद्दे से थोड़ा सा, हमने करप्शन पे लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, अनिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी, हाँ जी, हर्षरंजन जी, बस मैं एक छोटा सा जो वाजपेयी गवर्नमेंट की बात आप करते हैं, अपने गिरबान में झांक के देखिए। आप देखिए गिरबान में अपने झांक के, मुझे मत कहिए। आम आदमी को जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी, जो ग्रोथ ट्रेंड था वो भी लो हो गया। जो ठीक है, हर्षरंजन जी, आप गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या ये सुलेमान जी गलत आंकड़े प्रस्तुत? ठीक है, अनिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दरअसल हमने कहा कि चूंकि अर्थनीति को भारत में राजनीति से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ राजनीति की बात करें। आज मुद्दा है बजट का, और जहां तक लोकपाल बिल की बात है, सुलेमान जी कह रहे हैं, केजरीवाल जी ने कल ही कहा है कि उससे एक चूहा भी जेल नहीं जाएगा, लेकिन ये अलग बात है। वो बना रहे हैं आज चूंकि हम बजट पे बात कर रहे हैं, इसलिए वापस बजट पे आते हुए देखिए, इस बजट को अगर मैं एक आम आदमी के नजरिए से देखूं तो हर वर्ग के लिए चिदम्बरम साहब ने सोचा है। अब उनकी सोच के पीछे वोट है, ये एक अलग बात है। लेकिन आप देखिए, युवाओं ने जिन्होंने 31 दिसंबर 2012 तक लोन लिया है पढ़ने के लिए, जो जिसे एजुकेशन लोन बोलते हैं, उस पे से ब्याज दर कम की गई है। अगर आपने वो नहीं चुकाया है तो आपका कर्ज उस समय ब्याज माफ 13 तक, तो आपका 14 से देना होगा, ब्याज माफ कर दिया गया है, 14 से देना होगा। इसी तरीके से एक बहुत अहम बात जिसमें स्वागत करते हैं। अरे बहुत शुक्रिया मित्तल साहब, आपने अप्रिशिएट किया किसी बात को। एक अहम बात है जिसपे राज साहब से चाहेंगे कि जब वो बोले तो इस पे टिप्पणी करें। सर्विस टैक्स के दायरे से चावल की ढुलाई और पैकेजिंग पर को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है। इसका मतलब यह है कि चूंकि पैकेजिंग पर अब सर्विस टैक्स नहीं देना है, कुछ चीजों की कीमतें कम हो सकती हैं।
साथ ही एक्साइज ड्यूटी कारों से हटाया जाना, 12% से 8% किया जाना मध्यम वर्गीय और जो फर्स्ट टाइमर्स कार लेने वाले हैं उनके लिए फायदा होगा। लेकिन साथ में एसयूवीज 30 लाख 40 लाख की कारों पर भी अगर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, ये मतलब समझ में नहीं आया कि किसको किया गया है। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग बहुत दिनों से चल रही थी। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो क्या वजह है कि वोटर अकाउंट के समय ही उसे ठीक है मनोज जी लाया गया। मनोज जी, ये जो मुद्दे आए वो चाहे 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात हो या फिर स्टूडेंट्स की जो बातें आई, स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है एजुकेशन लोन पे वो माफ करने की बात हो, क्या वास्तव में ये पूरा चुनाव का एक खाका तैयार किया गया एक वोट की मंशा के साथ ही ये चीजें शामिल की गई इसमें और ये नफा नुकसान की वजह से? अंतरिम बजट था और इस अंतरिम बजट के साथ ही लोकसभा चुनाव में इस यूपीए सरकार को, कांग्रेस को जाना है। तो चिदम्बरम जी का जो आज का पूरा बजट मैं देखता हूं वो चुनाव और देश की अर्थव्यवस्था, उसके बीच उनको जो बेहतर विकल्प लगा वो उन्होंने देश की जनता के सामने एक अपना विजन, मैं कहूंगा इसको, क्योंकि क्रियान्वित कितना होगा कितना नहीं होगा, कहां जाएगा कैसा जाएगा ये वक्त बताएगा, उसको एक पेश करने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने चुनाव और अर्थव्यवस्था के बीच एक संतुलन बनाने की इसके जरिए मुझे लगता है ऐसा। अपनी अगर उनकी राजनीति की बात करें तो इसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए खास तौर से जिक्र किया है, कृषि पे खासा जोर दिया है, युवाओं को खासा जोर दिया है, महिलाओं के लिए निर्भय योजना जो है उस पर उन्होंने जोर दिया है, शिक्षा की बात की है। तो कुल मिलाकर देखें उन्होंने एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास दोनों को करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हम देखें तो 1 रैंक 1 पेंशन जैसा कहा, राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से मुद्दा बनाती रही है। बाकी अगर मैं कहूं तो इस पे मुझे कहीं ना कहीं राहुल गांधी के एजेंडे की भी छाप नजर आती है। आप देखें 3-4 दिन पहले राहुल गांधी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठाया था, वो पूरा हो गया। महिलाओं का मुद्दा उठाया था, वो पूरा हो गया। राहुल गांधी अल्पसंख्यकों की बात कह रहे थे, वो पूरा हो गया। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं इसमें कि चिदम्बरम साहब ने एक चुनावी बजट पेश किया है। मित्तल जी, अनिल मित्तल जी, क्या लगता है क्या ये चुनावी नजरिए से ही ये सारी चीजें की गई हैं? मोदी जी ने भी अपनी रैली में कई बार ये मुद्दा उठाया, सेना में 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो या छात्रों की बात हो। राजीव जी, मुझे समझ नहीं आता कि सत्ता में बैठा हुआ पक्ष आज मुद्दा उठाता है, कल उसे बजट में उसको लागू करना है। ये राजनीति किसमें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि राहुल गांधी की योजनाओं का हिस्सा, भाई एक रैंक 1 पेंशन का विषय राहुल गांधी 2 दिन पहले उठा रहे हैं, आज उसको बजट में लाया गया है। केवल और केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, जो देश की वर्तमान इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से डुबोने में, उसको तहस नहस करने में कांग्रेस की नीतियां काम कर रही हैं। आज हिंदुस्तान का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो उद्योगपति है, बहुत दुखी है कांग्रेस की नीतियों के कारण। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी आपको मुझे लगता है समझ आ रहा हूं मैं, मनोज जी से जवाब। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो बात की है, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने, इसमें कोई ढांचागत निर्माण इसमें कुछ नहीं है, बुनियादी इसमें व्यवस्थाएं कुछ नहीं की गई है, केवल बुनियादी व्यवस्थाएं कुछ नहीं। मित्तल साहब, आप इस बात से तो खुश होंगे कि आपकी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि यूपीए सरकार के राज में जवानों का सम्मान नहीं होता है। मोदी साहब ये कहते थे, अगर इस सरकार ने 1 रैंक पेंशन तो करा, हमारी मांग थी, हमने इस लड़ाई को लड़ा, आप कह सकते हैं अगर एक पॉजिटिव पहल की सरकार ने, वो राजनीति को देखते हुए ही की, तो उसका स्वागत तो होना चाहिए। मनोज जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। ये 1 रैंक, राजीव जी, 1 रैंक 1 पेंशन का, मित्तल साहब, 1 रैंक और 1 पेंशन वाला इशू ये अब का नहीं है, ये बहुत पुराना इशू है, 90s का। आप भी 6 साल करके चले गए, आपने क्यों नहीं कर दिया 1 रैंक 1 पेंशन? करा तो हमने, हमने निरंतर संघर्ष किया, करा तो हमने 1 रैंक 1 पेंशन फाइनली आर्मी वालों के लिए, आर्मी मैन के लिए करा तो हमने। आप क्यों नहीं कर पाए? इसका जवाब है आपके पास। कांग्रेस के 2 दिन पहले कांग्रेस के राहुल गांधी, मतलब नहीं है हमने करा नहीं करा, इसका जवाब राजनीति है, ये तो सच है। राजनीति है, बिल्कुल स्पष्ट। आप भी राजनीति करते हैं 6 साल, आपने क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसी नीति आपने क्यों नहीं बनाई? पॉलिसी हमने इनिशिएट किया इन पॉलिसीज को। आज आपको 6 साल किसने होगा इसे करने के लिए? सन 98 से 99 से 2004 तक किसी ने आपका हाथ पकड़ा था? हमने इनिशिएट किया इसको सुलेमान जी। तो आपको कौन आता है इसे पूरा करने से? चलिए ठीक है, हमने किया, इसकी मांग हमने ली है। देखिए, राजनीति तो है, राजनीति सब करते हैं
और जमकर करते हैं, खुलेआम करते हैं। राजनीति तो हो ही रही है। राजनीति के बीच लोगों को नफा नुकसान कितना हो रहा है, लोगों के लिए कितनी फायदे की चीजें हो रही हैं, लोगों की रोजी रोटी कैसे चल रही है, बातचीत हम उस पर कर रहे हैं। पीके चौबे साहब, सीधा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूं, पी चिदम्बरम साहब ने जो बातें कही, वो चाहे ग्रोथ रेट उन्होंने बताई हो, वो सारे आंकड़े हो, या फिर रिकॉर्ड उत्पादन की बात हो अनाज के, ये सारी चीजें सकारात्मक है, अच्छी हो रही हैं वित्त मंत्री के नजरिए में, तो फिर चीजें महंगी क्यों हो रही हैं? लोगों को जरा बताइए ये क्या आंकड़ा है और ये क्या कौन सी थ्योरी लगती है इसमें? पहले तो दो बातें जो सत्यता की तरफ हैं जी। एग्रीकल्चर का उत्पादन बढ़ा है, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बढ़ा है, और महंगाई की दर घटी है, महंगाई नहीं घटी है। ये 13.7 से घट करके 6.7 नहीं हुई। इसको यूं पढ़ना चाहिए कि 13.6 के ऊपर 6.7 हुई है। आप मैं शायद स्पष्ट कर पा रहा हूं बात को जी। अगर जी। पहले 100 से 113 बिल्कुल समझ रहे तो अब वो 122 और 123 हो गई है। तो उसको इंडेक्स के रूप में देखने की जरूरत है। इसका मतलब है लोगों को ये बात अभी पिंच कर रही है। और जो डिसइंटरमीडिएशन जिसके माध्यम से, क्योंकि अगर किसानों को लाभ मिल रहा होता तो समझ में बात आती, किसानों को शायद उतना लाभ नहीं मिला है, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम कैपिटल मार्केट को बढ़ाने के लिए चिदम्बरम साहब कहते हैं कि हम डिसइंटरमीडिएशन घटाना चाहते हैं, आप सीधे कैपिटल मार्केट में आइए, सीधे शेयर खरीदिए, तो यहाँ पर हम डिसइंटरमीडिएशन को कम करने के लिए, बिचौलियों को आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो लंबी प्रोसेस है उसको कुछ कम करने के लिए, खत्म करेंगे तो उनकी जो रोजगार का संकट आ जाएगा, तो वो उसके लिए हमारी तरफ से क्या कोशिश होगी। दो बातें इसमें और समझनी चाहिए जी। कि एक तो नीतियां होती हैं जो पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करती हैं, और दूसरी फिस्कल पार्ट होता है जो इकोनॉमी के एक छोटे से हिस्से को प्रभावित करता है। तो हमें वो देखना है कि हमने इकोनॉमी को, जैसे हम दावा कर रहे हैं कि हमने सीएडी में कोई कमी लाई, एक्चुअली वो पूरे देश की व्यवस्था है। जो फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट है वो सरकार का होता है, जो सीएडी होता है वो पूरे देश का होता है। तो वो जो हमारे नजरिए, या मान लीजिए डॉलर के, हमने कहा कि दूसरे देशों की तुलना में हम रुपए को उतना नीचे गिरने से हमने रोक लिया, पर सच ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट, अगर वैसे तो एक्सपोर्ट अपने आप में बढ़ना अच्छी बात हो सकती है और नहीं भी अच्छी बात हो सकती है, कि अगर आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ेगा और आपने कोशिश उस तरफ बढ़ा दी तो आपकी डोमेस्टिक सप्लाई घट जाएगी और आपके इन्फ्लेशन में कमी होने का गुंजाइश नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो नीतियां हैं वो डोमेस्टिक सप्लाई में कहां पर लेकर के आ रही हैं। ये नीतियां काफी अहम मानी जाती हैं। राज जी, ये चौबे साहब ने, प्रोफेसर चौबे साहब ने बड़ी सही बातें कही। फंडामेंटली जो है, जो इन्होंने जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की, संस्थागत सुधार की जो जरूरत थी, जिससे कि नीतियां प्रभावित होती और नीतियों का एक सही डायरेक्शन आता, उस ढंग की चीज नहीं मिलती। नहीं रुपए, एक सीधा सवाल मैं करूं, रुपए की जो हालत रही है हाल के दिनों में डॉलर के मुकाबले, रुपए की हालत सुधारने के लिए जो नीति होनी चाहिए थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर जो भी चीजें इसमें जिम्मेदार है, उस पर कितना असर डाला जा रहा है, वो कितनी प्रभावी है? ये इस पर कोई असर नहीं डाला जा रहा। बड़े दुख की बात है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रोफेसर चौबे साहब ने कहा कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ठीक है आप एक्सपोर्ट कीजिए, आपके पास सरप्लस है तो एक्सपोर्ट कीजिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको अपनी डोमेस्टिक सप्लाई के साथ में मैच करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा, जो टाइम टू टाइम होता चला आ रहा है। उसके बाद में फिर ये होता है कि चलिए एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतियों में एक्सपोर्ट आपको बढ़ाना है, जिससे कि आपको अपने फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना है या आपको दूसरे साधन फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के ढूंढने हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने का आपके पास में क्या स्कोप है? वो स्कोप आएगा जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट का आपके पास में स्कोप कम होता दिख रहा है, शॉर्ट रन लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका कम होता चला जा रहा है, प्लान इन्वेस्टमेंट आपका कम होता चला जा रहा है, उसके पास में आपके पास में कोई योजना नहीं है, प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन आपका बिगड़ता चला जा रहा है, उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। तो ये जो नीतिगत फैसले हैं ये कौन लेगा?
फिर आपके पास में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कम होता चला जा रहा है और आपकी जो डॉलर की वैल्यू वो थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में चेंजेस की वजह से जो थोड़ी सी रिकवरी इधर उधर की इकोनॉमीज में आई है, यूरोपियन यूनियन एज वेल एज इसकी आपकी यूएस की इकोनॉमी में आई है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डॉलर की वैल्यू स्टेबलाइज्ड हुई है, लेकिन अभी भी ये बहुत हाई है। हर्षरंजन जी, क्या जिन चीजों का जिक्र किया आपने, क्या राजनीति ऐसे मसलों में इसीलिए होती है ताकि अर्थनीति की इन चीजों को, इन कमियों को आसानी से छुपा लिया जाए? जी देखिए, ये कुछ तो आंकड़ों का खेल है, लेकिन अग्रवाल साहब और डॉक्टर चौबे ने जो चीजें कही उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अगर एक आम आदमी के लिए हम अर्थशास्त्र को समझें, क्योंकि अर्थशास्त्र बड़ी ही पेचीदा चीज है जी, तो अगर आप मान लीजिए कि 100 रुपए का यहां से सामान बाहर भेजते हैं जिसे हम एक्सपोर्ट करना कहते हैं, तो वो 100 रुपए हमारे पास डॉलर में आ रहे हैं। और अगर हमने इंपोर्ट किया, जो सामान खरीदा हमने बाहर के देशों से मंगाया, वो अगर 110 डॉलर का है तो हमारे पास 10 रुपए या 10 डॉलर कम पड़ जाते हैं। ये जो गैप बढ़ता जाता है, इसको कम करने के लिए अक्सर सरकार करती क्या है कि वो जो फूड जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अनाज का उत्पादन बढ़ा है और जिसकी चर्चा अभी हो रही थी कि वो अनाज एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, इससे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है। दो मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर चौबे और अग्रवाल साहब दोनों अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं, बैठे हुए हैं, दोनों बताएं। एक तो हमारे देश में भंडारण, जैसे वेयर हाउसिंग की सुविधा कहते हैं अनाज को लेकर, वो अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी विश्व की दूसरे देशों में है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। अभी भी ज्यादातर वेयर हाउसिंग में फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट का सिस्टम है, जिसकी वजह से आप पूरे रेलवे स्टेशन और तमाम जगह देखें, अनाज बर्बाद होते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी है। सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर न जाए। जो तो एक वेयर हाउसिंग की व्यवस्था है। दूसरी जिस बात को मैं कहता हूं कि WPI और CPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों का के आकलन की जो व्यवस्था है, जहां से हम डेटा लेते हैं और जिस हिसाब से बनाते हैं, कई अर्थशास्त्री और तमाम प्लेटफॉर्म मंचों पर इस पे चर्चा हो चुकी है कि ये फॉल्टी व्यवस्था है। CPI की जो व्यवस्था है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, आप जाके हाट में, मंडियों में देखें कि कैसे आंकड़े लेते हैं, आंकड़े लेने वाले कौन हैं और किस तरह बैठ के इसे बनाया जाता है। तो इसी वजह से कई बार होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI बहुत नीचे आता है, लेकिन CPI पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता सब्जी की दाम, उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो कहा गया कि हर मर्ज की दवा यही है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सारी मर्ज जो है वो ठीक नहीं हो पाए हैं। अनिल मित्तल जी, क्या लगता है? बड़ी अजीब सी बात होती है कि 15 रुपए किलो का प्याज नासिक से चल के दिल्ली में 100-150 में बिकने लग जाता है। इस पर कैसे बात हो? बजट में बहुत लंबे चौड़े आंकड़े। इसमें राजीव जी कुछ बात जोड़ना चाहूंगा जी। इसमें केवल और केवल सरकार की जिम्मेवारी है। आप समझिए, एक तरफ तो हम कृषि उत्पाद की बात करते हैं, कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी हुई है, दूसरी तरफ देखते हैं भंडारण में हमारे पास कमजोरी है, पॉलिसी नहीं है, गेहूं अनाज हमारा बर्बाद हो रहा है भंडारण की कमी के कारण। तीसरी तरफ हम उनको सब्सिडी देने की बात और उनके इंटरेस्ट रेट घटाने की बात करते हैं। अगर कृषि उत्पाद हमारे बड़े हैं, अगर किसानों को उसका लाभ पहुंचा सके हैं, किसानों को जेन्युइनली उसका लाभ मिला है, तो रेट इंटरेस्ट कम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको सुविधाएं देने की, सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं है। सब्सिडी देने का कारण यह कि गवर्नमेंट की निकम्मेपन के कारण, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के फेलियर के कारण गवर्नमेंट उनको सुविधा नहीं दे सकी और सही मायने में प्रगति नहीं हुई है। केवल आंकड़ों का खेल है, केवल आंकड़ों के आधार पर ये प्रदर्शित करके चुनाव में वोट संजोने की बात है। सुलेमान जी, इससे अधिक सारे बजट में कुछ नहीं। मैं तो राजीव जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मित्तल साहब, इनको तो अगर आप इनको चांद तारे भी तोड़ के दे देंगे तो भी उन्हें उसमें कमी नजर आएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, सुलेमान जी, चांद तारे नहीं चाहिए, बेसिक सुविधाएं चाहिए। जी, मैं आपको बेसिक एमिनिटीज चाहिए, बेसिक सुविधाएं चाहिए। अगर चांद तारे भी दे दिए जाएंगे जब भी आपको तकलीफ होगी, जनता को महंगाई कम करनी चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है। रुपए का अवमूल्यन अगर हुआ तो उसको सुनिए तो आप मेरी बात। जहां तक वेयर हाउसिंग की बात कर रहे थे, की बात ना करें, भंडारण की दिक्कत है, मैं उसका ही जवाब भंडारण का वेयर हाउसिंग का ही बता रहा हूँ। ये दिक्कत है और ये बता रहे थे हमारे, जब कितना लाखों टन, सैकड़ों ट्रक गेहूं सड़ रहा था हरियाणा में, राजस्थान में, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था। सरकार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर उसके डायरेक्शन में है कि आखिर भंडारण की क्या नीति है सरकार ने। सबको मालूम है। अभी हमारे मित्र इकोनॉमिस्ट पैनलिस्ट कह रहे थे अग्रवाल साहब कि
वेयर हाउसिंग की जो अरेंजमेंट है और कंट्रीज में बहुत बेहतर है कि फर्स्ट इन एंड देन यू कम आउट, या जो भी अरेंजमेंट हो बाहर की। मेरा सिर्फ ये कहना है जो अरेंजमेंट इस टाइम मौजूद है इस मुल्क में, उस अरेंजमेंट को सुधारने के लिए, देखिए क्या है, वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी कम पड़ती थी, इस वजह से साल चाहिए सुधारने के लिए? मित्तल साहब सुनिए तो पूरी बात, तो बनाइए ना सर, वेयर हाउस बनाइए, यहाँ 60-70 करोड़ में स्टेडियम बन जाते हैं। इस टेन्योर में कांग्रेस सरकार ने बहुत वेयर हाउसिंग के कैपेसिटी और स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं, अभी बहुत ज्यादा बढ़ाई है, सड़कों की लंबाई बता रहे थे हम, लेकिन वेयर हाउसेज बहुत ज्यादा बड़े हैं जिसकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी हमारे मुल्क की बढ़ी है। मित्तल साहब अभी कह रहे थे कि प्रोजेक्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं और इंडस्ट्रियल पॉलिसी खराब है, इस सरकार की नीतियां खराब है, पिछली बाइट में उन्होंने कहा था। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि जनवरी एंड तक 296 प्रोजेक्ट यूपीए सरकार ने क्लियर करे हैं जिसकी वर्थ 6,60,000 करोड़ है। तो ये हमने इतने प्रोजेक्ट 6,60,000 करोड़ के 296 प्रोजेक्ट हमने क्लियर करे जनवरी 2014 तक। तो कहां आपको लगता है कि हमने इस काम नहीं किया? स्मॉल स्केल में और माइक्रो में इंडस्ट्रीज में जाइए, आपको हालात देखिए, स्मॉल मीडियम जो हालात किसानों की है देश के, वही हालात माइक्रो में भी बहुत काम हुआ है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी बहुत काम हुआ है। मनोज जी क्या लगता है, अब ये जिन चीजों को साधने की कोशिश की गई है, आने वाले चुनाव में यूपीए 3 की बात की जा रही है कि सरकार बनेगी, क्या ये चीजें साकार होंगी, क्या ये चीजें वास्तव में सध पाएंगे? देखिए दुर्भाग्य ये देश का, वैसे अर्थशास्त्री यहाँ पर है, उस पर तो ज्यादा मैं नहीं बोल सकता अर्थनीति। क्या आम आदमी वाकई खुश है? जिस तरह से पी चिदम्बरम साहब ने कहा, उनको लगता है कि सब ठीक है, उनके नजरिए से देखिए तो कहीं कोई दिक्कत देखिए कहीं ना कहीं से हर्ष भाई ने कहा कि कहीं ना कहीं राजनीति पे अर्थनीति दोनों एक दूसरे पे हावी रहते हैं और इस चक्कर में हम लोग एक फैसले नहीं ले पाते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि कड़े फैसले, जो अर्थव्यवस्था देश की गुजर रही है, कड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे आपको। अभी नहीं लेंगे, आने वाली नई सरकार लेगी। आप अच्छा सब कुछ दिखा जाइए, आने वाली सरकार चाहे आप कांग्रेस के नेतृत्व बने या बीजेपी के नेतृत्व बने, आपको दोबारा इसको रिवर्स गियर मारना ही पड़ेगा। तब आप कहेंगे साहब कड़े फैसले लेने पड़े हमें। आप लोग हम दिखा दीजिए। देखिए आप डीजल पे क्या हुआ, खोलना पड़ा आपको, गैस सिलेंडर आपको फिर आगे पीछे करना पड़ा, पहले आप 9 कर रहे थे फिर 12 करने पड़े, वो राजनीतिक फैसला था। तो कुल मिलाकर जो हर्ष भाई ने बात कही थी, राजनीति अर्थनीति पे इतनी भारी पड़ जाती है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं और उसके चक्कर में एक असंतुलन राहुल गांधी कहते हैं तभी क्यों याद आती है सरकार को? सुलेमान जी चाहे ये 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो या सिलेंडर की बात हो, राहुल गांधी बोलते हैं तब चीजें जल्दी सुनाई पड़ती हैं। क्या ऐसे सरकार ऐसे ही चलती है? ये राजनीतिक दृष्टिकोण है, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द पब्लिक, जो भी आवाम की जरूरत होती है। ये नीड 10 साल में कहीं कभी समझ नहीं आई। देखिए 9 से 12 सिलेंडर वाली काफी दिनों से ये डिमांड केवल राहुल गांधी ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि 9 से 12 सिलेंडर होंगे। ये एक इत्तेफाक है कि राहुल गांधी साहब ने एआईसीसी में स्पीच में इसकी रिक्वेस्ट करी प्राइम मिनिस्टर से और डिमांड करी और वो पूरा हो गया। और 1 रैंक 1 पेंशन वाला जो इशू है काफी दिन से कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार के राडार पे था और फाइनली ये पूरा हुआ। हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो काम सरकार ने किए, अगर 1 रैंक 1 पेंशन का काम राहुल गांधी साहब ने कहा और सरकार ने पूरा कर दिया, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने ये करवा दिया या ये राहुल गांधी जी ने पॉलिटिकली करवा दिया। आपको ये कहना चाहिए कि एक बड़ा मसला था वो सॉल्व हो गया। इसको इस बात को ये बात अगर कोई मैं भी यही कहना चाह रहा था, नेक्स्ट वही मैं आपसे कहना चाहता था। और अगर ऐसा भी हुआ तो भी क्या तकलीफ है? एक क्वेश्चन छोटा था, जनता का बेनिफिट होना चाहिए। जी बताइए तरीके से। राजीव जी एक क्वेश्चन मेरा है जी कि जितनी भी नीतियां बनती हैं ये सब राहुल गांधी के चश्मे से क्यों देख के बनती हैं? राहुल गांधी को क्योंकि जनता ने डिस्कार्ड कर दिया है, पूरी तरह से ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी पार्टी है, राहुल गांधी साहब हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट और काबिल और कॉम्पिटेंट चिदम्बरम साहब, सिब्बल साहब, सारी पॉलिसी बनाई जाने के लिए पहले राहुल गांधी को मोहरा बनाया जाता है। मित्तल जी शायद सुलेमान जी इसका जवाब ना दे, मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि जो मुद्दे हैं वो आपके नेता नरेंद्र मोदी जी लगातार उठा रहे हैं और चुनाव में जाने से पहले सरकार उनका जवाब देना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश की रक्षा सही नहीं है, सरकार ने 10% बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, चिदम्बरम साहब ने उस पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी कहते थे 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए, सरकार ने वो भी पूरा कर दिया। आपकी पार्टी कहती है अर्थव्यवस्था देश की चौपट है, चिदम्बरम दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था ठीक है। महिलाओं पर आपकी पार्टी कहती है, वो कहते हैं महिलाओं के लिए निर्भया बना दिया। बहुत अच्छी बात आप राहुल गांधी की बात कह रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी कहते हैं।
बात यह है कि बेनिफिट होना चाहिए जनता का, उनके लिए बेनिफिशियल पॉलिसीज आना चाहिए। कुल मिलाकर मैं लेकिन पॉलिसी लाने से पहले समय की कमी है, कुल मिलाकर बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 4 महीने के बाद जब नई सरकार बनेगी, नए वित्त मंत्री आएंगे तो उनकी जिम्मेदारी काफी कुछ ज्यादा होगी और उनके भरोसे देश एक बार फिर नजर टिकाए बैठेगा। ठीक है, जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया डॉक्टर पीके चौबे साहब, क्या लगता है लोग किस तरह से देखें इस महंगाई को लेकर? क्या उनके जेब पर कुछ असर जो है वो कम होने वाला है या वैसे की वैसे रहेगी? जल्दी से सर। मैं जहां तक समझ रहा हूं कि काफी राजनीति और अर्थनीति की बात आपने की है जी, और इस बजट में खास तौर से चूंकि इन्हें मौका था ये बताने का कि 10 वर्ष में हमने क्या किया और इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं होना था, तो वो 10 वर्ष की बात ज्यादा हुई है और हम आगे कुछ इसमें इनिशिएटिव जो लिए जा सकते थे और वो ज्यादा नहीं लिए जा सकते थे, उस पर चर्चा कम हुई है। लेकिन एग्रीकल्चर को लेकर के ये बात जो थोड़ी सी इशारे में बात कही गई है कि वेयर हाउसिंग की जरूरत है, लंबे एक पॉलिसी होनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग की जरूरत है जिसको हम भूल रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है। एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 ही चीजें होती हैं, या तो खनन से चीजें निकल करके आती हैं या कृषि से निकल करके आती हैं। तो कृषि के लिए बहुत स्कोप है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ा जाए, मैन्युफैक्चरिंग को आगे जो कृषि आधारित है, फूड प्रोसेसिंग है, इस तरह की चीजों को बढ़ाया जाए। इसमें रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों की समृद्धि गांव तक भी पहुंचेगी, इस चीज की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि इस पर थोड़ी सी कोशिश तो की गई है, लेकिन हम एक्सपोर्ट पर कहीं ज्यादा जुड़ गए हैं। हमें अपना घर संभालने की जरूरत है, एक्सपोर्ट की जरूरत हमें इंपोर्ट के लिए है और इंपोर्ट हमारा ठीक है सर, समय की कमी है। जहां तक पेट्रोलियम है उसके लिए बहुत जरूरत है, अन्यथा हमें उतनी जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैं भी प्रोफेसर चौबे साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो मूलभूत ढांचे में परिवर्तन की जरूरत है, चेंजेस की, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन वितरण एक बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए हमें जरूरी है कि हम किस ढंग से ये समस्या हम आज से नहीं काफी सालों से देख रहे हैं, इसको हम सॉल्व करने के लिए किस ढंग से स्टेप उठाएं। जो रंजन साहब ने एक बात कही थी, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स का डिफरेंस जो है ये बहुत हद तक कम हो सकता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है गांवों में, रूरल एरियाज में सुधर जाए, वो सुधर जाए, ठीक हो जाए, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके साथ साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग, खास करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खास करके टाइनी इंडस्ट्रीज, जो एक बेस था और वो बेस समहाउ ये सर्विसेज ग्रोथ में हमारा खो गया है, तो किस ढंग से इस बेस को दोबारा से क्रिएट करके एक इसमें लिंकेजेस बनाया जाए। ठीक है, इसके बहुत लिए शुक्रिया। ठीक है, समय कम, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इसके लिए हम विश्वास कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है सर, समय की कमी है, बड़ी मजबूरी है, समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का बहस में हिस्सा लेने के लिए। चुनावी समय है बॉस, सब चलता है। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।